Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM Government College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का टॉपिक है प्रतिज्ञा पत्र प्रॉमिसरी नोट। इससे पहले वीडियो में हमने विनिमय साध्य विलेख नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उनके टाइप्स, उसमें जो फर्स्ट टाइप है विनिमय बिल, उसका विस्तृत अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम विनिमय साध्य विलेख का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है प्रतिज्ञा पत्र, इसका अध्ययन करेंगे। प्रतिज्ञा पत्र, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि प्रतिज्ञा पत्र एक प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा कौन करेगा? ऋण दाता या ऋणी, जो जिसे ऋण का भुगतान करना है, ऋणी। तो प्रतिज्ञा पत्र ऋणी द्वारा की गई एक प्रतिज्ञा होती है कि मैं ऋणदाता या उसके आदेशित व्यक्ति को एक निश्चित समय बाद निश्चित धनराशि के भुगतान की प्रतिज्ञा करता हूँ। हम इसकी परिभाषा देखें तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है, हमेशा लिखित में होगा। बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होते हैं ये, जिस पर उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर एक शर्त रहित प्रतिज्ञा करता है। वह किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशित व्यक्ति अथवा विपत्र के वाहक को एक निश्चित रकम के भुगतान की प्रतिज्ञा करता है। तो साधारण शब्दों में देखें तो प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित एवं हस्ताक्षरित शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है। लिखित एवं हस्ताक्षरित शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है जिसमें लेखक कौन है? ऋणी, जिसमें लेखक किसी व्यक्ति या उसके आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को निश्चित रकम के भुगतान का वादा करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझें। दो पर्सन है, ए और बी। ए ऋणदाता है और बी कौन है? ऋणी। बी है यहाँ पे आपका ऋणी। अब बी को 3 माह बाद ए को 10,000 रुपये का भुगतान करना है, तो प्रतिज्ञा करेगा बी। बी क्या लिखेगा? I promise to pay ₹10,000 after 3 months. I promise, वो प्रॉमिस करेगा तो ये एक I promise to pay ₹10,000 आफ्टर 3 months। तो ये इस तरह की प्रतिज्ञा की जाती। तो प्रतिज्ञा पत्र का जो लेखक होता है वह कौन होता है? ऋणी। तो विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र बिल्कुल अलग हो गए। अब विनिमय विपत्र में ऋणदाता आदेश देता है, वो एक शर्त रहित आदेश होता है, और जो प्रतिज्ञा पत्र है यह एक शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है जो किसके द्वारा की जाती है? ऋणी के द्वारा। हमने जो प्रतिज्ञा पत्र की अभी परिभाषा या उदाहरण से हमने समझा, उसके आधार पर हम प्रतिज्ञा पत्र की विभिन्न विशेषताएं देख सकते हैं। इससे पहले वीडियोज़ में भी हमने जब विनिमय साध्य विलेख, विनिमय विपत्र का अध्ययन किया तो यह इनकी एक कॉमन विशेषता है कि सदैव लिखित में होना चाहिए, सदैव लिखित में होना चाहिए, लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब इसमें लेखक ऋणी है, उसमें विनिमय विपत्र में लेखक कौन होता है? ऋणदाता होता है। प्रतिज्ञा पत्र ऋणी द्वारा लिखा जाता है, इसमें भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। भुगतान की प्रतिज्ञा शर्त रहित होनी चाहिए, इसमें निश्चित धनराशि का होना आवश्यक है। भुगतान की अवधि भी क्या होती है? निश्चित होती है। भुगतान देश की मुद्रा में होना चाहिए। रकम के अनुसार उस पर स्टाम्प लगाया जाना अनिवार्य है। भुगतान एक निश्चित व्यक्ति या उसके आदेशित व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये प्रतिज्ञा पत्र की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसी के अंदर ये सारी इसकी विशेषताएं आ जाती है। उसके बाद है आपका टॉपिक प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार। प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्षकार होते हैं, एक है आपका लेखक और दूसरा है आपका आदाता या भुगतान पाने वाला। लेखक कौन होगा? ऋणी। जो प्रतिज्ञा पत्र को लिखता है वह व्यक्ति ऋणी या देनदार होता है जो भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। आदाता या भुगतान प्राप्त करने वाला, जिसे प्रतिज्ञा पत्र की रकम का भुगतान प्राप्त करना होता है। तो ऋणदाता स्वयं हो सकता है या ऋणदाता द्वारा आदेशित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो प्रतिज्ञा पत्र के 2 मुख्य पक्षकार हैं। अब प्रतिज्ञा पत्रों के विभिन्न रूप। प्रतिज्ञा पत्र को लेखक के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। लिखने वाले एकाकी प्रतिज्ञा पत्र, यानी एक व्यक्ति प्रतिज्ञा कर रहा है तो इसमें प्रतिज्ञा करने वाला एक ही व्यक्ति होने से इसे एकल अथवा व्यक्तिगत प्रतिज्ञा पत्र भी कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र। जब किसी प्रतिज्ञा पत्र के लेखक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, जब किसी प्रतिज्ञा पत्र के लेखक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं और वो साथ मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं तथा प्रतिज्ञा पत्र पर अपने अलग अलग हस्ताक्षर करते हैं, तो ऐसे प्रतिज्ञा पत्र को संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है ये हमने पढ़ा था लेखक के आधार पर 2 प्रकार, एकाकी प्रतिज्ञा पत्र और संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र। अब भुगतान की समय अवधि के आधार पर फर्स्ट है जैसे इसमें मांग पर देय प्रतिज्ञा पत्र। जिन प्रतिज्ञा पत्रों में हम कोई भी डेट या टाइम मेंशन नहीं करते, मैं बोलती हूँ आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 कि मैं 10,000 रुपये के भुगतान का आदेश की प्रतिज्ञा करती हूँ, उसमें हमने कोई डेट या आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स इस तरह का हमने उसमें समय नहीं निर्धारित है। वह मांग पर देय प्रतिज्ञा पत्र होते हैं कि जिस दिन उसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा उस दिन ही उसका भुगतान हो जाएगा। भुगतान मांग पर देने की प्रतिज्ञा होती है। नेक्स्ट है आपका सावधि प्रतिज्ञा पत्र। सावधि प्रतिज्ञा पत्र जिन प्रतिज्ञा पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद करने की प्रतिज्ञा होती है उन्हें सावधि प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है। इसके बाद प्रतिज्ञा पत्र के प्रारूप, आपको इसका प्रारूप दिया हुआ स्पेसिमेन। फर्स्ट है जैसे आपका मांग पर देय प्रतिज्ञा पत्र का नमूना। ऑन डिमांड, सबसे पहले इसमें ऊपर डेट लिख दी, राशि लिख दी। ऑन डिमांड ये मांग पर देय है कि जिस दिन प्रस्तुत कर देगा ऋणदाता उस दिन ऋणी को इसका भुगतान करना है। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे श्री मनोज कुमार ओझा अ सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। स्टाम्प लगाया उसने, अपने साइन किए हैं। किसको भुगतान करना है? मनोज कुमार ओझा को। तो ये ऑन डिमांड है, इसमें उन्होंने किसी भी तरह का नहीं, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ इस तरह के कोई भी, और लिखित है, हस्ताक्षरित है, शर्त रहित है, निश्चित राशि के भुगतान का आदेश है, मुद्रांक लगा हुआ है। तो ये सब इसकी एक जो हमने विशेषताएं पढ़ी थी कि ये होना चाहिए एक प्रतिज्ञा पत्र में, इस तरह का प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट है निश्चित अवधि के बाद का प्रतिज्ञा पत्र। देखो उस प्रतिज्ञा पत्र और इस प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर है? वहाँ पे लिखा हुआ था ऑन डिमांड और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 मंथ्स आफ्टर डेट। तो ये एक निश्चित अवधि के बाद के भुगतान की प्रतिज्ञा कर रहा है। 3 मंथ्स आफ्टर डेट वी प्रॉमिस टू, अब यहाँ वी आया तो ये एक संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र का भी नमूना हो गया। वी प्रॉमिस टू पे श्री मनोज कुमार ओझा और ऑर्डर सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब ये संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र है तो यहाँ 2 जनों के हस्ताक्षर हैं, जगदीश जी शर्मा और किशोर जैन। पेमेंट एक व्यक्ति को ही करना है, 10,000 के ही भुगतान करना है। तो ये आपने प्रतिज्ञा पत्र के प्रकार देखे। प्रारूप मांग पर देय प्रतिज्ञा पत्र और सावधि प्रतिज्ञा पत्र। दूसरा प्रकार था एकाकी प्रतिज्ञा पत्र या संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र। अब है आपके विनिमय विपत्र, चेक एवं प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। ये 3 प्रमुख विनिमय साध्य विलेख के प्रकार है। तो हम इसमें से 2 प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं। विनिमय विपत्र क्या होते हैं और प्रतिज्ञा पत्र क्या होते हैं। चेक भी एक लिखित आदेश होता है। चेक में भी हम आदेश कर रहे हैं। हम आदेश किसे करते हैं? किसी एक निर्धारित बैंक को आदेश करते हैं निर्धारित राशि के भुगतान का। तो मैं एक बार आपको ये अंतर बता देती हूँ, बाकी चेक से रिलेटेड पूरी वीडियोस मैं अब अपलोड करूँगी। विनिमय विपत्र, चेक और प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर है? विनिमय विपत्र हम इन्हें पढ़े बिना अगर हम साधारण अंतर देखें तो विनिमय विपत्र क्या था? एक आदेश है। चेक में भी एक आदेश है, प्रतिज्ञा पत्र में एक प्रतिज्ञा की जाती है। विनिमय विपत्र ऋणदाता द्वारा लिखा जाता है, जो ऋण देने वाला है। प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? ऋणी के द्वारा लिखा जाता है। और चेक कौन लिखेगा? चेक में जिसको हमें पेमेंट करना है तो चेक उसके द्वारा। तो हम इसके अंतर देखें। फर्स्ट अंतर है पक्षकार। इसमें 3 पक्षकार होते हैं, एक लेखक, एक स्वीकारकर्ता और आदाता। इसमें भी 3 पक्षकार होते हैं। लेखक, भुगतान कौन करता है? बैंक, और भुगतान पाने वाला। प्रतिज्ञा पत्र में केवल 2 पक्षकार होते हैं। लेखक, इसमें लेखक राशि प्राप्त करने वाला होता है। इसमें लेखक देनदार होता है, जिसे पैसा देना है। इसमें भी लेखक कौन होता है? प्रतिज्ञा पत्र में भी देनदार होता है या ऋणी। नेक्स्ट है स्वीकृति। इसमें
देनदार से स्वीकृति कराना आवश्यक होता है, क्योंकि हम आदेश दे रहे हैं। चेक में भी किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, और प्रतिज्ञा पत्र में तो वैसे हम प्रतिज्ञा कर रहा है, तो इसमें भी किसी भी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ है प्रकृति, इसमें भुगतान का आदेश होता है। इसमें भी हम बैंक को आदेश कर रहे हैं और इसमें भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। अवधि, यह देखने या अवधि समाप्त होने पर देय होता है। इसमें हम टाइम पीरियड में दोनों हो सकते हैं, मांग पर या सावधि पर। यह चेक हमेशा मांग पर देय होता है, और प्रतिज्ञा पत्र भी मांग पर भी देय होता है और सावधि पर भी देय होता है। नेक्स्ट है स्टैम्प, इसमें स्टैम्प लगाया जाता है। इसमें भी स्टैम्प लगाना आवश्यकता है, लेकिन चेक में किसी भी प्रकार के स्टैम्प की आवश्यकता नहीं होती है। चेक का रेखांकन नहीं, विनिमय विपत्र का रेखांकन नहीं हो सकता, इसका रेखांकन किया जाता है। रेखांकन की भी मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। रेखांकन का मतलब होता है क्रॉसिंग ऑफ चेक। हम चेक को सुरक्षित करने के लिए चेक के ऊपर 2 लाइन खींचते हैं, जिसमें अकाउंट पे या बिना कोई शब्द लिखे, तो जिससे उसका भुगतान क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। यह प्रक्रिया रेखांकन कहलाती है। तो रेखांकन केवल चेक का ही होता है, विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र का रेखांकन नहीं होता। अनुग्रह दिन होते हैं कि हम भुगतान के लिए अनुग्रह दिवस देते हैं। इसमें 3 दिवस दिए जाते हैं। इसमें भी 3, विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र दोनों में 3 अनुग्रह दिवस दिए जाते हैं भुगतान के लिए। चेक में किसी भी तरह के अनुग्रह दिवस नहीं दिया जाता। लेखक की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेखक की मृत्यु होने पर चेक का भुगतान तो रोक दिया जाता है, और प्रतिज्ञा पत्र में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनादरण, यानी हमने भुगतान के, अनादरण क्या होता है, डिसऑनर्ड, जब हम भुगतान के लिए प्रस्तुत करते हैं और भुगतान नहीं होता है, तो जो विनिमय विपत्र है उसके अनादरण की दशा में धारक को अन्य दायी पक्षकारों को सूचना देना आवश्यक है। इसमें भी अनादरण की सूचना देना आवश्यक नहीं है, इसमें सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अनादरण की सूचना यानी आपका चेक डिसऑनर्ड हो गया, उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो प्रतिज्ञा पत्र में तो वो खुद ही पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसे पता है कि मेरा चेक क्या हो गया है, मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया है, अनादरित। तो इसमें सूचना देना आवश्यक नहीं होता। नोटिंग, जब चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम उसकी नोटिंग कराते हैं, तो नोटिंग और प्रोटेस्टिंग इसमें आवश्यक हो जाती है। इसमें भी आवश्यकता नहीं होती, चेक में भी, और प्रतिज्ञा पत्र में भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपके तीनों के बीच कॉमन अंतर थे कि भाई प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर होता है, विनिमय विपत्र और चेक। हम इनके अलग अलग भी आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर होता है, विनिमय विपत्र व चेक में क्या अंतर होता है। तो अगर हमें इनका अर्थ और इनकी विशेषताएं अच्छे से समझ में आ गई है तो हम अंतर अच्छे से लिख सकते हैं। विनिमय विपत्र में भी हमें पता है कि इसमें 3 पक्षकार होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्षकार होते हैं। विनिमय विपत्र शर्त रहित आदेश होता है, ये एक शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है। इसमें विनिमय विपत्र में स्वीकृति आवश्यक होती है, प्रतिज्ञा पत्र में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। तो ये इसके एक सामान्य अंतर है, जो यदि हमने विशेषताओं और इसका अच्छे से अध्ययन किया है तो हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं। फिर विनिमय विपत्र और चेक में अंतर है। विनिमय विपत्र और चेक के अंतर देखें तो विनिमय विपत्र का लेखक कोई भी हो सकता है। चेक कौन व्यक्ति लिख सकता है, जिसका बैंक में खाता है। देनदार, ये किसी भी व्यक्ति, फर्म या संस्था के लिए लिखा जा सकता है। चेक केवल बैंक को ही लिखा जाता है। इस पर स्टैंप लगता है, इस पर किसी भी प्रकार का स्टैंप नहीं लगता है। यह देश विदेश दोनों में लिखा जा सकता है। यह अपने ही देश में, जिस बैंक में मेरा खाता होगा मैं उसी पर चेक लिख सकती हूँ। दर्शनी और मुद्दती यानी ऑन डिमांड और ऑन टाइम, मांग पर देय और सावधि दोनों हो सकते हैं। यह केवल दर्शनी होता है। हमने जो इनके कॉमन डिफरेंस पढ़े हैं उनमें से भी अगर हम केवल विनिमय विपत्र और चेक का करना चाहते हैं तो हम विनिमय विपत्र और चेक का लिख लेंगे। इसमें स्वीकृति आवश्यक होती है, इसकी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। चेक रेखांकित होता है, यह रेखांकित नहीं होता है। विनिमय विपत्र, इसमें भुगतान एक निश्चित समय बाद होता है या मांगने पर होता है, और ये सदैव क्या होगा, मांग पर देय होगा। अनुग्रह दिवस का हमने पहले भी देखा, इसमें 3 दिन मिलते हैं छूट, इसमें ऐसा नहीं होता। इसका भुगतान रोका नहीं जा सकता है, इसका भुगतान रोका जा सकता है। तो हमने विनिमय साध्य विलेख के जो 2 मुख्य प्रलेख हैं, विनिमय बिल
बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रतिज्ञा पत्र प्रॉमिसरी नोट का अध्ययन किया है, इनके प्रकार, विशेषताएं और इनमें अंतर। प्रतिज्ञा पत्र में हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है जो ऋणी द्वारा की जाती है, और शर्त रहित विनिमय बिल एक शर्त रहित आदेश होता है। जो उसका लेखक होता है वो कौन होता है? ऋणदाता। अगर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई तो आप विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र से संबंधित वीडियोस का अध्ययन आप अच्छे से करें तो आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन वीडियोस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।